नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। लोकसभा ने प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स पीआरपी विधेयक 2023 पारित किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया। इसरो को चंद्रयान 3 के लिए 2023 का लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसदीय अस्थायी समिति ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की। विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट IDR 2023 जारी की। अब खबर विस्तार से। चलिए देखते हैं अब आज की पहली मुख्य खबर। लोकसभा ने प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स PRP विधेयक 2023 पारित किया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यह विधेयक कानून बन जाने के बाद प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अर्थात प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स PRB अधिनियम 1867 की जगह लेगा। ब्रिटिश कालीन PRB अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस की भूमिका पर अंकुश लगाना था। दरअसल इस कानून के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार 1857 के विद्रोह में कथित भूमिका निभाने वाली प्रेस पर अंकुश लगाना चाहती थी। यह कानून वाइसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय बनाया गया था। यहाँ PRP विधेयक 2023 और PRB अधिनियम 1867 में अंतर को समझ लेना महत्वपूर्ण रहेगा, जो इस प्रकार है। पहला, पत्रिकाओं के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान। 1867 के PRB अधिनियम में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान है। साथ ही इसमें पुस्तकों की विषय सूची अर्थात कैटलॉगिंग बनाने का भी प्रावधान है। वहीं PRP विधेयक 2023 में सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पत्र पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल है। पत्रिकाओं में किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल्स शामिल नहीं हैं। दूसरा, अपराध की श्रेणी से संबंधित प्रावधान। 1867 के PRB अधिनियम में कानून के मामूली उल्लंघन पर भी 6 माह तक के जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि PRP विधेयक 2023 इस कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं करता है। हालांकि कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं, जैसे पंजीकरण के बिना पत्रिकाओं को प्रकाशित करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा, प्रिंटिंग प्रेस के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान। 1867 के PRB अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट DM को प्रिंटिंग प्रेस चलाने के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। वहीं PRP विधेयक 2023 में प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। चौथा, अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित प्रावधान। 1867 के PRB अधिनियम में अपीलीय बोर्ड गठित करने का प्रावधान नहीं है, जबकि PRP विधेयक 2023 में प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया। असंतुष्ट व्यक्ति 60 दिनों के भीतर इस बोर्ड में अपील कर सकता है। पांचवा, पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द करने संबंधी प्रावधान। 1867 के PRB अधिनियम के अनुसार केवल DM ही किसी पत्रिका के प्रकाशन को रद्द करने का आदेश दे सकता है। वहीं PRP विधेयक 2023 में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द करने का अधिकार दिया गया है। अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC का पुनर्गठन किया है। NSAC का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया है। सबसे पहले समझते हैं NSAC के बारे में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 2020 में NSAC का गठन किया था। यह विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सलाह देना है, ताकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न किए जा सके। इसमें संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सदस्यों के साथ साथ गैर सरकारी सदस्य भी शामिल होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों का चयन सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों और निवेशकों, इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों आदि के बीच से किया जाता है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष या अगले आदेश तक होता है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री करते हैं। NSAC की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। ये कुछ विषयों से संबंधित उपायों का सुझाव देते हैं, जैसे कि नागरिकों और छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी जुटाना, स्टार्टअप्स का नियंत्रण शुरुआती प्रमोटर्स के पास बनाए रखना,
और भारतीय स्टार्टअप्स की वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना। NSAC की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो NSAC ने MAARG मार्ग, नेशनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, नाविक ग्रैंड चैलेंज को अपनाना, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 आदि कार्यक्रमों को विकसित किया है और इनकी शुरुआत भी की है। आखिर में बात करते हैं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में। भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप्स की फंडिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के साथ फंड ऑफ फंड्स का गठन किया गया है। स्टार्टअप के बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR की सुरक्षा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है और स्टार्टअप्स को सलाह देने के लिए MAARG मार्ग यानी मेंटोरशिप, एडवाइजरी, रेजिलियंस एंड ग्रोथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट प्रयास विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट प्रयास से आशय है प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इच्छुक भारतीय प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन में मदद करना है। यह प्रोजेक्ट विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। यह परियोजना सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास मार्गों पर संचार संबंधी सुविधाओं के प्रसार को बढ़ावा देगी। गौरतलब है कि विदेशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय समुदाय रहते हैं। एक आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2021 में इनकी संख्या 32 मिलियन से अधिक थी, जिनका प्रसार पूरी दुनिया में है। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक विप्रेषण अर्थात रेमिटेंस प्राप्त करता है। यहाँ रेमिटेंस से आशय है विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजने से। आगे बढ़ने से पहले विदेशों में भारतीय प्रवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले समस्याओं को समझ लेना बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। नियमित रूप से पारिश्रमिक नहीं मिलने का खतरा बना रहता है। प्रायः कैजुअल यानी अनियमित कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त नहीं होता है। बाजार में कार्य की मांग के अनुरूप उनमें कौशल का अभाव होता है। खराब परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। शिकायतों को दूर करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। पारदर्शी न्यायिक प्रणाली तक पहुंच का भी अभाव रहता है। अब हम प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रवास से पहले कामगारों को प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष अर्थात इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF स्थापित किया गया है। संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों की शिकायतों का समाधान करने के लिए मदद पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत को जाने कार्यक्रम नो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के युवा प्रवासियों को समकालीन भारत के विविध पहलुओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। अंत में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के संबंध में आधारभूत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। IOM प्रवासन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यह सभी के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देता है। भारत सहित 175 देश इसके सदस्य हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इसके द्वारा जारी सर्वप्रमुख रिपोर्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। इसरो को चंद्रयान 3 के लिए 2023 लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खबर को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं इसरो के इतिहास पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो को 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार के रूप में स्थापित किया गया था। फिर बाद में 15 अगस्त 1969 में इनकोस्पार की जगह इसरो ने ले ली थी। इसे 1972 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया था।
इसरो को मिलने वाला ये पुरस्कार आइसलैंड के हुसाविक में एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये मानव अन्वेषण के इतिहास के प्रति समर्पित है और इस इतिहास में शुरुआती खोजकर्ताओं से लेकर अंतरिक्ष के अन्वेषण तक सब शामिल है। इस पुरस्कार का नाम आइसलैंड के खोजकर्ता लीव एरिक्सन के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि वे उत्तरी अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। साल 2023 का ये पुरस्कार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किसी अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की सराहना करता है और इसरो के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने राष्ट्र निर्माण में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। इसरो ने काफी सारी प्रणालियों और कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है, जैसे कि भू पर्यवेक्षण व मौसम संबंधी उपग्रह प्रणाली। इससे आपदा प्रबंधन आदि में सहायता मिलती है। दूसरा है संचार उपग्रह प्रणाली, यानी कि इनसैट उपग्रह सामाजिक, आर्थिक और सामरिक गतिविधियों में काफी अधिक योगदान देते हैं। तीसरा है नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन से सिविल एरोनॉटिकल नेविगेशन में सहायता मिलती है। चौथा है क्षमता निर्माण। इसरो ने व्यवसायीकरण, समाज में व्यापक उपयोग आदि के लिए पूरे भारत में 363 से अधिक प्रौद्योगिकियां प्रदान की हैं। पांचवा है अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह अनुसंधान प्रणाली। सूर्य के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए आदित्य L1 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और आखिरी है अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली। भारत ने PSLV और GSLV के जरिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता में आत्मनिर्भरता हासिल की है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। संसदीय स्थायी समिति ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को प्रोत्साहन शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम रिपोर्ट में उठाए गए प्रमुख मुद्दों को जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों EVs पर नीतियों में बार बार बदलाव करने से बाजार में अनिश्चितताएं पैदा होती है। बजटीय आवंटन संबंधी समस्याओं के कारण फेम 2 योजना में लक्ष्यों को कम कर दिया गया है। ये लक्ष्य EVs की संख्या एवं सब्सिडी से संबंधित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने EVs को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्हें EVs को अपनाने में आने वाली शुरुआती खर्चों को कम करने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद वर्तमान में केवल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही रोड टैक्स में छूट दी गई है। EVs की चार्जिंग के लिए अवसंरचना की कमी है, साथ ही EV बैटरियों को चार्ज करने में अधिक समय लगता है। ये समस्याएं EVs को अपनाने में बड़ी बाधा खड़ी करती हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ फेम 2 योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम 2 योजना शुरू की है। फेम योजना से आशय है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना अर्थात फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम। इस योजना के तहत सार्वजनिक और साझा परिवहन साधनों के विद्युतीकरण में सहायता करने पर ध्यान दिया जाता है। अब हम रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक अस्थायी राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। फेम 2 योजना के तहत बसों के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में वर्ष 2019 से 24 के बीच ही EVs पर सब्सिडी दी जानी है। इसे कम से कम 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को चार्जिंग स्टेशन खोलने तथा इसे चलाने में सहायता दी जा सकती है। EV बैटरी, सेल और ऑटो पुर्जों के निर्माण के लिए समर्पित विनिर्माण हब और औद्योगिक पार्क स्थापित करने चाहिए। बैटरी मानकीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया जाना चाहिए। अंत में हम इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। यह मोटर रिचार्जेबल बैटरी पैक द्वारा संचालित होते हैं। इसके विपरीत एक आंतरिक दहन इंजन अर्थात इंटरनल कंबसन इंजन ईंधन और गैसों के मिश्रण का दहन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के प्रकार को समझ लेना भी बेहतर रहेगा। पहला, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। ये वाहन पूरी तरह से बैटरी चालित इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन पर चलते हैं। अगला, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन एक आंतरिक दहन इंजन तथा एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं। जहां इंजन ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी में भंडारित ऊर्जा का उपयोग करती हैं।
इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों एक ही समय में ट्रांसमिशन को चालू कर सकते हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, इसमें इंजन और एक मोटर दोनों होते हैं। हालांकि अन्य हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में इसका बैटरी पैक बहुत बड़ा होता है। अंतिम, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन, इन्हें शून्य उत्सर्जन वाहन भी कहा जाता है। ये वाहन प्रोपल्सन के लिए बिजली पैदा करने हेतु फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करते हैं। विश्व बैंक ने अपनी इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट IDR 2023 जारी की। इस रिपोर्ट में निम्न और मध्यम आय वाले 122 देशों के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदुओं पर गौर किया गया है, जैसे कि ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि, LMIC द्वारा सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण भुगतान साल 2022 में कुल 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऐसे कुल ऋणों में से 1/3 से अधिक ऋणों पर परिवर्तनीय ब्याज दरें लागू होती हैं। इससे इन दरों में अचानक वृद्धि का जोखिम उत्पन्न हो जाता है। इस रिपोर्ट में ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बढ़ती ब्याज दरों और विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बाहरी ऋण को चुकाना कठिन हो सकता है। बाहरी ऋण यानी कि बाह्य ऋण का मतलब देश के बाहर किसी सोर्स से उधार लिए गए धन से है। यह स्थानीय राजस्व में कमी की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। हालांकि इसका भुगतान उसी मुद्रा में किया जाता है जिसमें इसे उधार लिया गया हो। इससे विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण ऋण जोखिम बढ़ जाता है। 2022 में भारत की ऋण भुगतान लागत इसकी सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI की 2% थी। इस रिपोर्ट का तीसरा मुख्य बिंदु है प्राथमिकताओं में कमी। ऋण चुकाने से विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च में कमी आ सकती है। इतना ही नहीं, धन के बाहर जाने से भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीति के कारण निवेशकों को अमेरिकी और यूरोपीय बॉन्ड बाजारों में आकर्षक रिटर्न मिल रहा है। इससे LMIC से निवल रूप से 127.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि विदेशों में अंतरित हुई है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो विश्लेषण, जोखिमों और लागतों की पहचान करने के लिए ऋण लिखतों की शर्तों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। दूसरी सिफारिश है ऋण पुनर्खरीद यानी कि डेब्ट बायबैक। यदि भारी छूट के साथ ऋण दिया गया है तो देश के नॉमिनल ऋण के स्टॉक को कम करना चाहिए। तीसरा है ऋण विनिमय। ऋण पोर्टफोलियो की औसत परिपक्वता को बढ़ाने और अल्पकालिक परिपक्वता को कम करने के लिए नए ऋण हेतु बकाया ऋण की स्वैपिंग की जा सकती है। और चौथा है डेब्ट फॉर नेचर स्वैप। इस समझौते के तहत यदि कोई ऋणी देश किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करता है तो बदले में ऋणदाता उसके विदेशी ऋण का एक हिस्सा माफ कर देता है या फिर ऋण में राहत प्रदान करता है। चलिए आखिर में अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल पापुआ न्यू गिनी की। इस देश की राजधानी है पोर्ट मॉस्बी। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के माउंट उलावन में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। इससे प्रभावित लोगों के लिए भारत ने $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और कोरल सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसके पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में सोलोमन द्वीप अवस्थित है। आखिर में बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। पापुआ न्यू गिनी का उच्चतम बिंदु बिस्मार्क रेंज में माउंट विल्हेम है और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं सेपिक, रामू, फ्लाई आदि। चलिए अब हम संक्षिप्त सुर्खियों को भी जान लेते हैं। संसद के दोनों सदनों ने डाकघर विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्य अवधि विधेयक 2023 तथा दूरसंचार विधेयक 2023 पारित किया। बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 का प्रिक्स वारसाई पुरस्कार प्रदान किया है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। सफेद पेट वाला सी ईगल इक्थियोफगा ल्यूकोगास्टव को हाल ही में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में देखा गया। यहाँ इसे देखे जाने की संभावना कम थी क्योंकि ये पक्षी आमतौर पर तटीय पर्यावासों में पाए जाते हैं। ब्लैक टाइगर, मेलेनिस्टिक टाइगर। केंद्र सरकार के अनुसार मेलेनिस्टिक टाइगर
केवल ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही देखे गए हैं। वर्ष 2022 के अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार सिमलीपाल रिजर्व में दर्ज किए गए 16 बाघों में 10 बाघ मेलेनिस्टिक थे। शीतकालीन संक्रांति या दक्षिणी अयनांत 2023 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी या शीतकालीन अयनांत कहते हैं। दिव्यांगजनों पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस दिशा निर्देश में राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे दिव्यांगजनों के प्रति सम्मानजनक तरीके से पेश आएं और चुनाव में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करें। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को प्री क्वालिफाइड कर दिया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इस वैक्सीन की प्रभावकारिता 75% तक बताई जा रही है। अब देश इसे खरीद सकते हैं और व्यापक स्तर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। चिल्लाए कला। चिल्लाए कला एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ है कठोर सर्दी। यह कश्मीर में कड़ाके की ठंड वाली 40 दिनों की अवधि को व्यक्त करता है। यह 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी को समाप्त होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह अंक आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।